हेलो दोस्तों, चलिए 20 तारीख को आपको जो साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अच्छे से करके आप जाइएगा तो 30 नंबर तो आपका पक्का है। और जैसा आपको पता है कि 20 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम है वो साइंस का है, तो साइंस का हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसका डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो जैसा देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप देखिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी होगी। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है। देखिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो जो आर होता है वो फोकस दूरी का आधा, यानी जो फोकस दूरी होता है वो आर का आधा। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2f। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2f, यानी फोकस दूरी अगर आपको निकालना हो तो फोकस दूरी यानी f को फोकस दूरी बोलते हैं। हम लोग कर देंगे r/2। क्या कर देंगे r/2, तो f का मान निकल आएगा। अब बताइए, यहाँ पर फोकस दूरी पूछा है, वक्रता त्रिज्या को r बोलते हैं, कितना दिया है 20। आपको 20 बैठाना है और ये बटा में 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बताइए किस ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 10 सेंटीमीटर। लेकिन हो सकता है वक्रता त्रिज्या का मान 40 दे दे या 15 दे दे, आपका डेटा बदल सकता है लेकिन फॉर्मूला नहीं बदल सकता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है r बराबर 2f, या हम लोग बोल सकते हैं f बराबर r/2। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच एक फॉर्मूला है या संबंध है। बात समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। तो आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्वारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, जो भी मैथ बनने लायक होगा उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है। गोलीय दर्पण, जो 2 प्रकार का गोलीय दर्पण होता है ना, एक उत्तल गोलीय दर्पण और एक अवतल गोलीय दर्पण। तो उत्तल गोलीय दर्पण हो या अवतल गोलीय दर्पण हो, उसका जो चौड़ाई बोला गया है वो द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। चलिए अब आता है 3 नंबर में। देखिए फिर से ये मैथ आ गया, बोलता है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है, एफ का मान। अब बताइए, अभी अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखे हैं, एफ बराबर r/2। तो r का मान कितना है 32 सेंटीमीटर, अब बटा में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। देखिए 2 प्रकार का होता है, एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। तो अभिसारी प्रकृति किस लेंस की होती है, उत्तल लेंस की होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है आँख का रंग निर्भर करता है, जो हम लोगों का आँखों का रंग है वो किस पे निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आँखों का रंग जो होता है वो परितारिका पे डिपेंड करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, परितारिका। किस पर, परितारिका पर। बात समझ में आया, परितारिका पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष हो जाती है। तो जब कभी भी नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो हम लोग का जो दृष्टि दोष है वो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अच्छा अब बताइए, आंसर तो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। और ये 5 का ऑप्शन 3, 4 का ऑप्शन 3 है ना। लेकिन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसको समझना है। देखिए, जब कभी भी हम लोग निकट की चीज़ों को देख पाएंगे तो उसे निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आया। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ों को देख पाते हैं लेकिन निकट के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा था कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दोष होता है, निकट। यानी नेत्र गोलक अगर लंबा हो गया तो दोष तो निकट का है, मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ों को देख पाएंगे, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7
क्या लिखा है, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो समांतर श्रेणी में क्या जोड़ा जाता है, अमीटर को। किसको, अमीटर को। बस ये समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है अमीटर को, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें लिखा है विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण किससे किया जाता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु का मतलब जो विद्युत बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टंगस्टन। ठीक है, चलिए टंगस्टन, बात समझ में आए, टंगस्टन का बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा है 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए 3 प्रकार का यहाँ पर ही आपका दिया हुआ है प्रतिरोध, है ना। एक दिया हुआ है आपका 2 ओम, दूसरा दिया है 3 ओम और तीसरा दिया है 4 ओम। ठीक है, अब बताइए ये तो R1 हो गया, कितना हो गया R1 हो गया 2 ओम, ये हो गया R2 दूसरा वाला, इसका मान दिया 3 ओम, ये हो गया, इधर लिखते हैं R3, कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, अब बताइए इसको किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। जोड़ने का कितना तरीका है, 2 तरीका है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। बात समझ में आया। श्रेणी क्रम में जब कभी भी बोलेगा हम लोग सीधा इसको जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, तो RS बराबर फॉर्मूला बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 हो गया 2 ओम, R2 हो गया 3 ओम और R3 हो गया 4 ओम। सबको हम लोग को सीधे क्या करना है, जोड़ना था। आएगा कितना, 9 ओम। अब बताइए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 9 ओम आया, ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, 9 ओम। लेकिन अगर आपसे श्रेणी क्रम में ना पूछकर वो बोले कि इन तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, पूछ सकता है एग्जाम में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर पार्श्व क्रम में बोलेगा तो हम लोग इसको बटा में करके जोड़ेंगे। क्या करके जोड़ेंगे, बटा में, यानी 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। हम लोग का आंसर नहीं हो गया, लेकिन अगर पार्श्व क्रम में पूछे या पार्श्व क्रम में बोले कि जोड़ा जाए तो किस प्रकार सॉल्व होगा वो हम लोग समझ रहे हैं। तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 4 मान बैठाना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 912। यहाँ आएगा 6, 3 से कटेगा 12 4 बार में, यहाँ 4 से कटेगा 12 3 बार में, ये हो गया, तो आया कितना 13 बटा 12। ठीक है, ये 1 बटा RP का मान आया ना, तो हम लोग को इसीलिए अगर आंसर जानना हो तो हम लोग को RP का मान जानने के लिए इसको पलटी लिखना है करके, यानी 12 बटा 13। आपको यही आंसर आएगा 12 बटा 13 ओम। ठीक है, जब पार्श्व क्रम में पूछे तो आंसर क्या आएगा, 12 बटा 13। कितना आएगा, 12 बटा ये 13 है, 12 बटा 13 आएगा। ठीक है, लेकिन जब श्रेणी क्रम में पूछे तो आंसर हम लोग का कितना आएगा, 9 ओम। दोनों बात आपको याद रखना है, हम लोग का फिलहाल आंसर यही वाला है, 9 ओम। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पार्श्व क्रम में जोड़ने में क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं क्या। 30 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो पवनों का जो न्यूनतम वेग है वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना ही चाहिए। ये क्या है समझते हैं ना। देखिए क्या होता है ना, हम लोग ऊर्जा तो बनाते हैं पवन से भी, तो पवन चक्की जो लगा रहता है, तो जहाँ पवन चक्की लगा है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वहाँ का हवा चलना चाहिए। अगर ये पवनों का वेग इतना हो तो वहाँ पर पवन ऊर्जा हम लोग का कारगर होगा, नहीं तो पवन ऊर्जा से वहाँ ऊर्जा बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे राजस्थान का इलाका जो है वो पवन ऊर्जा के लिए बहुत बेटर है ना। वहाँ पर कम से कम आपको जो है वो विंड जो लगा होता है पंखा, इतना तो रहेगा स्पीड पवन का, तो ही वो वहाँ काम करेगा। इसलिए आंसर ऑप्शन ए होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए 2 प्रकार का अभिक्रिया यहाँ पर आपको समझना है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बात समझ में आए। देखिए क्या होता है ना, श्वसन आपसे पूछा था, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, अब समझते हैं ऊष्माक्षेपी क्या होता है ना। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा लिया जाता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा रिलीज होता है। तो श्वसन जब हम लोग करते हैं तो उससे बहुत सारा हम लोग का बॉडी से ऊष्मा निकलता है, इसीलिए ये ऊष्मा
छेपी आएगा, लेकिन जब उष्मा लेंगे तो उष्मा शोषी आएगा। बात समझ में आए? आंसर हो गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक अभिक्रिया दिया हुआ है, समीकरण है ना। तो ये हम लोग का एक यौगिक है Fe2 और उसके बाद O3, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। अब ये अभिक्रिया किससे कर रहा है? एल्युमिनियम Al से। तो ये बनाता क्या है? Al2O3 बनाया, इसके बाद 2Fe बनाया, और बता रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है। तो देखिए एक बात आपको समझना है कि ये जो Al है ना, ये Al देखिए O के साथ अभिक्रिया करके यहाँ लिखा रहा, Al O के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 लिखा रहा, और F क्या हो जा रहा है? यहाँ आ जा रहा है। यानी Al फेरस ऑक्साइड को या में से फेरस को Fe को, आयरन को ये क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। यानी इसके जगह से Fe के जगह से Fe को हटा दिया गया। देखिए Fe2 जो यहाँ है, यहाँ FeO के साथ था, लेकिन Fe अकेले हो गया क्योंकि Al Fe के जगह में आ गया। Al Fe को विस्थापित कर दिया उसके जगह से जब हटा दिया जाएगा, कोई भी एक एलिमेंट इसमें से आ जाएगा और इसका एक अकेले हो जाएगा, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हमेशा हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए पीएच स्केल को पहले समझते हैं, है ना। ये रहा, तो पीएच स्केल क्या होता है? 0 से लेकर 7 तक होता है, फिर 7 से लेकर 14 तक। यानी 0 से 14 तक में 0 से 14 के अंदर जो होता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। 0 से 7 तक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। 7 से 14 तक को क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार या क्षारीय। ठीक है। बाकी जो ये 7 वाला बीच वाला वैल्यू है, इसको उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक। तो जब कभी भी आपको 0 से 7 का अंदर का वैल्यू मिले तो बोलेंगे अम्लीय, और 7 से 14 का बीच का कुछ मिले तो क्षारीय। अब प्रॉपर अगर 7 का वैल्यू आ जाए 7, तो उसको उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। अब आते हैं क्वेश्चन में। बोला अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया 7, तो 7 तो होगा नहीं। ऑप्शन 2 में दिया 7 से कम, ये बिल्कुल सही है। 7 से जितना कम होगा वो अम्ल में आएगा, 7 से ज़्यादा होगा क्षार में आएगा, प्रॉपर 7 होगा तो उदासीन में आएगा। तो बताइए ऑप्शन 2 होना चाहिए इसका सही आंसर, है ना। 7 से कम, 7 से कम। ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए क्षार विलयन का मान जो होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक, बिल्कुल सही। या पूछेगा 7 और 14 के बीच, तो भी सही। या बोलेगा 14 से कम, तो भी सही, क्योंकि 14 से कम तो होता है लेकिन 7 से ज़्यादा होता है। बात समझ में आया? चलिए 13 नंबर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में। देखिए समझना है 14 नंबर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया CaOCl2, है ना। बताइए इसका नाम क्या है? आपसे नाम पूछा था। इसको विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए विरंजक चूर्ण लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक चूर्ण वाला बहुत बार एग्जाम में आया है। इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। यानी ऑप्शन 14 इसका सही आंसर। 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 14 नहीं, ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो CaOCl2 है। इसका प्रचलित नाम इसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण। हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आंसर होगा CaOCl2। ये इसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है सबसे अधिक आघातवर्धे धातु होता है। तो सबसे अधिक आघातवर्धे, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। क्या होता है? सोना। यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, सोना। दोनों बात आपको याद रखना है। सबसे अधिक अगर तन्य पूछे, सबसे अधिक अगर तन्य पूछे तो सोना, सबसे अधिक आघातवर्धे पूछे तो भी सोना, है ना। चलिए तो 15 क्वेश्चन तो हम लोग का हो चुका है। अब इसके बाद और 15 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसको पहले नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। इतना आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आया, अगर आप नहीं कर पाए तो इससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार देख के जाइएगा एग्जाम देने से पहले। क्या लिखा है? पीतल क्या है? तो देखिए पीतल ना तो धातु है ना तो अधातु है, ये मिश्र धातु है। अब बताइए मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक धातु का मिलने से जो बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। बात समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर 16 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, क्या लिखा है। लिखा है एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। चलिए 3 बात आपको याद रखना है। देखिए 3 चीज हम बता रहे हैं। एक तो होता है, यहाँ तो क्या पूछा, एल्किन, है ना, क्या होता है, एल्केन। एक होता है एल्केन, ठीक। एक आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है एल्किन, एल्किन। तीसरा याद रखना है एल्काइन, ठीक है। तीसरा क्या याद रखना है, एल्काइन। ये 3 नाम देखिए, यहाँ पर एल्केन है, ये कीन है, ये काइन है, बाकी सेम है, एल 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 सब सेम है ना। तो जब कभी भी एल्केन का सूत्र पूछे, एल्केन का सूत्र पूछे तो आपको लिखना है CN, उसके बाद H। क्या लिखना है, CN, उसके बाद लिखना है H, 2N+2। क्या लिखना है, CNH 2N+2। ये हो गया एल्केन का सूत्र। उसके बाद एल्काइन का जब सूत्र पूछे तो कुछ नहीं करना, ये 2 को हटा देना है, यानी 2 माइनस कर देना है। तो इसमें से जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यही वाला। जब एल्काइन का पूछे तो फिर 2 माइनस करना है आपको, यानी CNH 2N-2, ठीक है। अच्छा, माइनस किसमें, H वाला में करना है। अब ये हो गया 3 सूत्र। एल्केन का सूत्र ये होता है, एल्किन का सूत्र ये होता है, एल्काइन का सूत्र ये होता है। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, CN 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 तीनों में है। जब एल्केन पूछे तो H में 2N+2 है, जब एल्किन पूछे तो H में H2N है, जब एल्काइन पूछे तो H में H2N-2 है, यानी यहाँ +2 है, यहाँ पर 2 प्लस माइनस किसी में नहीं है, यहाँ -2 है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वो कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एल्केन एल्किन एल्काइन से। लेकिन आपका फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 17 इसका क्या पूछा है, एल्किन पूछा है। तो बताइए एल्किन का सूत्र क्या है, ये वाला है ना। तो ये वाला किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, CnH2n। अब कुछ भी आपसे पूछ दे आप आराम से आंसर कर पाएंगे, इसलिए तीनों याद करके जाइएगा, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है -OH प्रोकार्यात्मक समूह का नाम क्या है। तो देखिए OH अगर कहीं भी मिल जाए आपको तो इसका जो प्रोकार्यात्मक समूह का नाम होता है वो होता है अल्कोहल। क्या होता है, इसको अल्कोहल बोलते हैं। सबका प्रोकार्यात्मक समूह आपको याद रख लेना है, जरूरी नहीं है कि यही वाला एग्जाम में आपसे पूछ लेगा अल्कोहल का ही, ठीक है। आंसर क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। तो -OH नहीं है, ये डैश है, ठीक है। तो OH का प्रोकार्यात्मक समूह को क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। लिखा एक द्रव धातु का नाम। देखिए धातु मात्र द्रव धातु का अगर बात करें तो वो होता है पारा। क्या होता है, पारा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए लिखा है पारा, ठीक है। बात समझ में आए। अच्छा, पारा का सिंबल क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg, आपको याद रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़िए। क्या लिखा है इसमें, लिखा है विद्युत का सर्वोच्च चालक क्या है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन एल्युमिनियम है, दूसरा है Fe यानी आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं, तीसरा Cu है तो कॉपर होगा। Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, ठीक है। और चौथा क्या है, Ca, वो तो नहीं होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है, लाइपेज। ये एक एंजाइम है, लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है। तो रक्त में जो यूरिया प्रवेश करता है वही यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है, यकृत से। बात समझ में आ गया, यूरिया मतलब यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है। वो है साइटोन। क्या है, साइटोन। ये सब याद रखना है आपको, साइटोन, ये सब याद करके जाना है एग्जाम देने के लिए, ये साइटोन, ठीक है। चलिए साइटोन हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, आप पढ़ते जाइए। क्वेश्चन में लिखा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है। तो देखिए पादप हार्मोन का चारों में से एक उदाहरण आएगा ऑक्सिन। क्या दिया हुआ है, ऑक्सिन, ठीक है। चलिए ऑक्सिन, ये ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि में होता है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से, मुकुलन विधि से। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणपोष कहाँ होता है, तो ये होता है द्विगुणी, है ना, द्विगुणित में होता है, द्विगुणित
गुणित में, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। देखिए टोटल गुणसूत्रों की जो संख्या होता है वो 46 होता है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है 46, लेकिन जोड़ा में अगर बात करें तो जोड़ा में होता है 23। कितना होता है 23। अगर कुल बात करें तो 46 और जोड़ा में बात करें तो 23, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए किण्वन की क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया किस में होती है, ईस्ट में होती है। किस में होती है, ईस्ट में। ठीक है, चलिए ईस्ट में क्या होती है, किण्वन की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं हम लोग, शाकाहारी को। ठीक है, शाकाहारी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, जो आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में मानव में अलिंगिक गुणसूत्र की संख्या है, तो अलिंगिक गुणसूत्र की संख्या 22 होता है। ऐसे तो 23 जोड़ा होता है, लेकिन अलिंग गुणसूत्र की संख्या क्या बचा, 22, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो देखिए हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 हम लोग अभी देखे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसे जरूर से जरूर देख लीजिएगा आराम से, और जितना भी ऑप्शन है उसको अच्छे से, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से देख के ऑप्शन को देख के जाना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।